तो राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर वो घड़ी आ गई है जब समाजवादी पार्टी के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है या क्रॉस वोटिंग रोकने की कवायद है। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। राज्यसभा चुनाव तो हो गए और जिस तरह से सपा के विधायकों ने एनडीए के पाले में वोट दिया, उससे एक बात तो साफ है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही थी, जिसका पता शायद समाजवादी पार्टी समय रहते नहीं लगा पाई। नतीजा क्या हुआ कि राकेश प्रताप, मनोज पांडे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी को वोट कर डाला, जिसकी वजह से आज की डेट में संजय सेठ राज्यसभा पहुंच चुके हैं। तो वहीं पूर्व आईएएस आलोक रंजन तीसरी लोक राज्यसभा सीट से जो निर्वाचित होने थे वो नहीं हो पाए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी ने अपनी इस गलती से सीख ली है? ये देखना अब महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव होने हैं। 4 मार्च से 11 मार्च के बीच नामांकन की प्रक्रिया होनी है, जो प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है और 21 मार्च को ये चुनाव होने हैं। इन चुनाव के मायने क्या हैं? इन चुनाव के मायने यूँ तो लोकसभा चुनाव में बहुत नहीं पड़ने वाले हैं, लेकिन जातिगत समीकरण दोनों ही पार्टी साधने की कोशिश करेंगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से जो नाम चल रहे हैं वो बलराम यादव का है, नरेश पटेल का है और अभी अभी पार्टी में शामिल हुए गुड्डू जमाली का है। 3 नाम क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। 13 एमएलसी सीट्स को लेकर ये पूरा चुनाव होना है। 10 माना जा रहा है कि बीजेपी निकाल लेगी और 3 समाजवादी पार्टी निकालने में सक्षम रहेगी। ऐसा क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो एमएलसी चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 29 यानी 29 नंबर है, 29 वोट्स चाहिए होते हैं एक एमएलसी सीट जीतने के लिए। और अगर आप नंबर्स की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास विधायक कुल है 108 और अगर 2 कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं तो होता है 102 नंबर। और 110 का जो नंबर है, अगर आप 30 के गुणा में बांटेंगे तो लगभग 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो समाजवादी पार्टी अपने जिता सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है 288 का। ये मैसिव बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर इसलिए है 250 करीब अगर बीजेपी के हैं तो साथ में अपना दल के भी हैं, 9 आरएलडी के भी हैं, 6 सुभाषपा के भी हैं, तो संजय निषाद के भी विधायक हैं। बचे हुई 2 सीट्स राजा भैया भी हैं जो कहीं ना कहीं राज्यसभा की तरह इस बार भी बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आएंगे। अब ऐसे में बीजेपी के लिए खेला असली ये है कि बीजेपी क्या अपना 11वां कैंडिडेट उतारेगी, ठीक उस तरह से जिस तरह से राज्यसभा में बीजेपी ने संजय सेठ को उतारकर सबको चौंका दिया था। क्या इस बार फिर बीजेपी उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाली है? सपा के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि उसके जो विधायक राकेश प्रताप, मनोज पांडे, अन्य जो विधायक जिन्होंने सपा के पक्ष में वोट राज्यसभा में नहीं किया, क्या वो इस बार उनके पास क्या ही वजह है बची कि वो अब सपा के पक्ष में वोट करेंगे? और अगर वो सपा के पक्ष में वोट नहीं करते हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो क्या वो चांसेस बन सकते हैं जिसमें बीजेपी अपना नंबर बढ़ा के 10 से 11 कर पाए? क्योंकि अगर बीजेपी 10 से 11 अपना नंबर कर पाती है तो बचे 13 एमएलसी सीट्स में सपा के पास बचेंगे केवल और केवल 2। अब देखना यह भी होगा कि उन 2 चेहरों में किन के नामों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नामों की चर्चा करें, समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल 3 नाम फाइनलाइज किए गए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट है, लेकिन ये 3 नाम है। नरेश पटेल का पहला नाम है। नरेश पटेल यूपी सपा के इस वक्त के चीफ है यानी प्रदेश अध्यक्ष हैं। नरेश पटेल फतेहपुर से चर्चा थी चुनाव लड़ने की, फिलहाल अभी कुछ इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन नरेश पटेल एक कैंडिडेट एमएलसी के पद के लिए हो सकते हैं। नंबर 2 पर नाम आता है गुड्डू जमाली का। गुड्डू जमाली को कौन भूल सकता है? गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी फिलहाल कभी भी नहीं भूल सकती। आजमगढ़ का हाल ही में 2022 के हुए उपचुनाव में गुड्डू जमाली एक रीजन बने थे जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव को हार मिली थी और उन वोटों के अंतर की वजह से कहीं ना कहीं सपा हारी थी और बीजेपी से निरहुआ को जीत मिली थी। तो अखिलेश यादव ने ये टैक्टिक अपनाई और गुड्डू जमाली को ही अपने पक्ष में कर लिया। इसके कई मायने निकाले गए। एक तो आजमगढ़ लोकसभा सीट सुरक्षित करने का, क्योंकि अगर वो अपने पाले में नहीं करते तो शायद मायावती एक बार फिर गुड्डू जमाली पर भरोसा करती और गुड्डू जमाली मैदान में उतरते और वोट करता किसका? समाजवादी पार्टी। फिर चाहे आजमगढ़ से अखिलेश खड़े होते और चाहे धर्मेंद्र। अखिलेश ने एक पड़ाव तो पार कर लिया गुड्डू जमाली को अपने पक्ष में लाकर, लेकिन अब उनको भी खुश करना है। कुछ वादे और दावे करके ही लाए थे और यही रीजन है कि एमएलसी का पद उन्हें देने की कवायद है। दूसरा नाम यहाँ पर आता है गुड्डू जमाली का। तीसरा नाम जो है बलराम यादव, बहुत खास नाम है। मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, आजमगढ़ से ही आते हैं। इनके बेटे जो है संग्राम यादव, वो इस वक्त सपा के विधायक भी हैं। तो बलराम यादव एक तरह से पुराने नेताओं को खुश करने की कवायद। यादव वोट बैंक तो है ही है,
प्लस आजमगढ़ की जनता को खुश करने की कवायद, क्योंकि आजमगढ़ और कन्नौज सपा के लिए बहुत अहम है, इसलिए ये तीनों नाम चर्चा का विषय समाजवादी पार्टी के लिए बने हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इन तीनों ही नामों को जिता पाएगी? क्या ये तीन नाम पहुंच भी पाएंगे, या बीजेपी राज्यसभा चुनाव की तरह एक बार फिर उलटफेर करेगी और 10 की जगह 11वां कैंडिडेट अपना उतार कर खेला करने की प्रयास करेगी? जैसा कि आंकड़े बताते हैं, लगभग 403 टोटल 403 सदस्य विधानसभा में हैं इस वक्त। अगर आप बात करें प्रेजेंटली 399 सदस्य हैं जो वोटिंग करने वाले हैं, जिसमें कि 288 जो नंबर मैंने आपको बताया बीजेपी का है, और ये नंबर अगर बढ़ता है खेला तब होगा, यानी कि 288 नंबर तो बीजेपी के पास है ही है। अगर सपा के जो 108 या यूं कहें कांग्रेस मिलाकर 110 का जो नंबर है, वो अगर कट कटाकर 10 वोट या 12 वोट भी शिफ्ट होता है कहां पर, बीजेपी की तरफ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना 11वां कैंडिडेट 10 की बजाय 11वां कैंडिडेट जिता पाएगी। और ऐसे में जो खेला बीजेपी ने राज्यसभा में किया था वो कर पाई। हालांकि अखिलेश यादव इस बार इस बात को लेकर सजग हैं और बैठकें भी ले रहे हैं, अपने विधायकों से बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। पार्टी इस बात को लेकर अभी से तैयारी कर रही है। नामांकन की तारीख चल रही है, 4 से 11 मार्च की तारीख है, और अगर आप आज की तारीख की बात करें तो आज भी नामांकन हो सकता है और कल भी नामांकन हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार अपने विधायकों के संपर्क में है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से विधायकों को अपने पाले में रखा जाए और क्रॉस वोटिंग न हो, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। मानते हैं कि विधान परिषद के चुनाव यूं तो लोकसभा चुनाव में बहुत असर नहीं डालते हैं, लेकिन जो जातिगत समीकरण होता है या यूं कहें एक जो साइकोलॉजिकल जीत होती है, उसमें बीजेपी राज्यसभा की तरह बढ़त हासिल कर लेगी। और उससे बड़ी बात यह होगी, जिन 3 चेहरों को सपा उतारना चाहती है उनमें से किसी एक को बैठना पड़ेगा, और जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव सपा की आंतरिक जो राजनीति है उस पर भी देखने को मिल सकता है। अब इंतजार है उस तारीख का जब नामांकन की आखिरी तारीख आएगी, और देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी कितने कैंडिडेट्स उतारती है। और उससे बड़ी बात यह कि क्या सपा के जो विधायक हैं वो सपा को ही वोट करेंगे या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, जिस तरह उन्होंने राज्यसभा में किया था। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।